अगर अवैध है तो मुंबई तो 60% अवैध है सर। 60% में झोपड़पट्टी है और मुझे एक झोपड़पट्टी बताइए जो अवैध ना हो सर यहाँ पर। मीरा रोड के अंदर आपने कुछ बुलडोज़र चला दिया, तो जाइए धारावी के ऊपर एक झोपड़पट्टी चलाइए। और मुंबई में लाखों में नहीं, करोड़ों में झोपड़पट्टियाँ सर, करोड़ों में और नवी मुंबई में भी। पूना में भी है सर, नासिक में भी है। भारत का कौन-सा ऐसा शहर है जहाँ पर स्लम्स नहीं हैं? और वैसे भी अब दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनी है आपकी, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं रेलवे और जिनको चुनाव के टाइम लीगलाइज़ किया जाता है, क्या वो अवैध नहीं है रेलवे क्या आप सर? देख लीजिए, नई दिल्ली से जब ट्रेन चलती है तो गति नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि सब जगह दोनों तरफ वहां पर वो कब्जे हैं। ये है। मैं मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको बुलडोज़र चलाना है, तो फिर सबसे बड़ा बुलडोज़र इंडिया में बम्बई पे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 60% ऑलमोस्ट 2 करोड़ की जनता इल्लीगल रहती है सर। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, 3 करोड़ में से 2 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और जो बड़े मकानों में लोग रहते हैं, वो सिर्फ मुश्किल से 50-60 लाख लोग रहते हैं, बस इसके ऊपर नहीं है। तो क्या करोगे आप? धारावी का ठेका अडानी को दे दोगे? लीगल इल्लीगल है ना सारी की सारी धारावी तो सर, वहाँ पे है क्या? लेकिन हर झोपड़पट्टी के अंदर बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, सड़क भी जाती है, पंखे भी लगे हैं, एसी भी लगे हैं, टीवी भी लगा है। तो क्या करोगे आप? मुंबई में करीब-करीब जो 1 करोड़ झोपड़पट्टी है, तोड़ दोगे क्या आप? तो तोड़िए ना फिर, किसने मना किया? अगर आपको बुलडोज़र चलाना है तो पूरे भारत में चलाना पड़ेगा, सेलेक्टिव क्यों फिर? दिनेश कुंवर जी, गुस्सा तो है अंदर लोगों में। जो आलोक जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि क्या वो डर गए हैं? लेकिन कोई समुदाय कब तक डर के रहता है? उसकी भी एक सीमा है। जब ज्वालामुखी फटता है, तो फिर अपने साथ शहर के शहर बहा कर ले जाता है और कोई आदमी किसी को भारत में किसी भी समुदाय को अंडर एस्टिमेट ना करे तो अच्छा है। दिनेश कुमार जी। सर 1 मिनट ये अनम्यूट जो कर सर, लीजिए। ये परिस्थिति जो देश में इस वक्त बनी हुई है, डिवाइड एंड रूल, ये परिस्थिति बहुत घातक होने वाली है। सर ने अभी आलोक सर ने कहा, मणिपुर में जो हुआ वहां की हालत देखिए आप। साउथ में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, साउथ में तो लोग अब ये डिमांड आप कभी भी कर सकते हैं कि हमें एक अलग राष्ट्र की दे दीजिएगा ताकि हम वहां पर अलग हो जाए। ये जो परिस्थिति सरकार खुद क्रिएट कर रही है, ये जनरली इस तरह का सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते ही हैं बाहरी ताकतें। बाहरी ताकतों से मेरा मतलब सीधा सा ये है कि जैसे पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म रहा, पंजाब में रहा और कश्मीर में ये हालात बने रहे कि आज भी वो कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वहां पर वो समुदाय विशेष के एक को सपोर्ट करके वहां से पलायन हुआ बाकी सभी समुदाय का। तो ये जो परिस्थिति हुई वहां पर क्या हुआ, अल्टीमेटली वहां से लोगों को जाना पड़ा, कई लोगों की वहां मौत हुई, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, और आज भी हम वहां पर उस फ्रंट पर अपनी सेनाओं पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति दूसरे देश की वजह से क्रिएट हुई। लेकिन सेम सेम वाज द कंडीशन विद पंजाब। पंजाब में जहां जे&के में हिंदू मुस्लिम हुआ, वहां पंजाब में हिंदू और सिखों को लड़ा दिया गया। लाखों लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। ये बाद में जो परिस्थितियां सुधरी तो वापस उन्होंने, क्योंकि हमारे हिमाचल से एक बहुत बड़ा एक चंक जो है लोगों का, वो पंजाब के साथ कनेक्टेड रहता था। बहुत सारा हिस्सा पंजाब का जो ओल्ड पंजाब को हम देखें तो वो उसमें ये हिस्सा था। तो इसलिए यहाँ के लोग वहां पर अपना रोजगार भी करते थे, वहां पर तजारत भी करते थे, वहां पर व्यापार भी करते थे, तो वो काम चल रहा था। तो जैसे ही पंजाब और हिमाचल महापंजाब से वो अलग हुआ, हरियाणा बना, हिमाचल बना, तो वहां पर वो लोग वहां पर थे। तो 80s के दौरान जब वो पंजाब प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे चली गई, तो लोग वहां से अपना सब कुछ औने पौने कौड़ियों के भाव बेचकर हिमाचल की तरफ आए, अपने गांव की तरफ आए। लेकिन परिस्थिति क्या हुई उसके बाद, उससे वहां पर इतना अनरेस्ट हुआ कि पंजाब की अपनी इकोनॉमी जो थी वो बर्बाद होकर रहेगी। Had Indira Gandhi not gone for Operation Blue Star and then Black Thunder
दोज डेज, तो वो परिस्थितियां इस तरह की बन जाती। लेकिन हमारे जो इस वक्त के पीठाधीश हैं या मठाधीश हैं, उन्होंने जलने दिया, उन्होंने मणिपुर को जलने दिया। हालात कहां से कहां को पहुंच गए, और फिर भी और उसको इग्नाइट करते हैं। ये कहीं भी किसी भी चीज को आप देखें, कभी कभी भी मौका मिलता है तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इग्नाइट करने का काम करते हैं। और उससे होता क्या है, इन्होंने बहुत राम राम राम, सबको राम है, सबके राम है, राम के मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उसको ग्रैब करने की कोशिश की, उससे इन्होंने दूसरे वर्गों को यह जता दिया कि आप लोगों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, हम सिर्फ एक ग्रुप को लेकर और उसी को एजेंडा बनाकर अगला इलेक्शन लड़ने वाले हैं, बाकी सब के सब हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो ये जो परिस्थितियां, इस तरह की जो विचारधारा अब पनप कर सामने आ रही है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं, आपको मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये यहाँ ही नहीं, इंटरनेशनल फोरा पर भी इनका हालत कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। कारण ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर अब लोगों को ये लगने लगा है कि हमारे जो समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके साथ वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये उस चीज को एनकरेज कर रहे हैं। ऐसा मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं, बार बार अपनी हरकतों से कर रहे हैं, तो जिससे देश एक बड़े विभाजन की तरफ तो नहीं मैं बोलूंगा जा रहा है, लेकिन एक सिविल वार की तरफ तो जा ही रहा है। और ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति अगर संभाली नहीं गई वक्त के साथ, तो और ज्यादा भयानक हो सकती है। हमें आम मतलब मार्केट में जाते हुए लोगों को डर लगने लगता है। आप अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं देश के ही, यूपी में बात कर रहा हूं मैं, यूपी की बात कर रहा हूं, वहां पर ये खौफ पनप रहा है। जिस खौफ की बात अभी करी है आलोक सर ने, वो जो इतने साल राज किया है ना गुजरात में, वो खौफ की वजह से ही हुआ है। वहां पर लोगों में ये दहशत फैलाई जाती है हमेशा के हमेशा कि वोट फॉर बीजेपी एल्स सी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो परिस्थितियां हैं, ऐसा हमारे कई लोग वहां से आते जाते हैं, आना जाना रहता है, तो जो जो माहौल वहां पर है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जो माहौल वहां पर बनता है, वो माहौल कोई ऐसा लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। वो हालात तानाशाह वाला है। वहां पर वही वही पैटर्न जो था, उसको अब आप केंद्र सरकार में देख रहे हैं, और ये बदस्तूर जारी है। यहाँ पर सिर्फ एक एजेंडा है कि सत्ता किस तरह से हासिल करनी है, उसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। कोई बात नहीं होती है महंगाई की, इन्फ्लेशन की, कोई बात नहीं होती है करप्शन की, कोई बात नहीं होती है डेवलपमेंट की, कोई बात कोई दूसरी। आप देख लीजिएगा, किसी मंच से हमारे प्रधानमंत्री कहीं बात कर रहे हो तो वो इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हो, वो और बातें करते हैं, और जो मुद्दा देश जिनसे जूझ रहा है वो कहीं नहीं है। इन्फ्लेशन की हालत ये है, आप देखिएगा, आपने अपना जो कॉर्पस फंड है उसको खत्म कर दिया हुआ है। आप इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी वो कर्ज की हालत है, लोन जो है आपके सिर के ऊपर इस तरह चढ़ गए हैं। आप 219-220 लाख करोड़ के आसपास का आपका लोन हो गया है। आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सोसाइटी को कैसे डिवाइड करेंगे, आप कैसे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काएंगे, आप कैसे लोगों को आपस में लड़ाएंगे, फिर उनके ऊपर मरहम लगाने की बात करेंगे, और फिर उनसे वोट लेने की बात करेंगे। ये सब जो चल रहा है, ये देश के हित में नहीं है। पूरा जी।